हेलो एवरीवन। तो पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ में अभी तक कर चुके हैं अपन 2018 से 2024 तक के क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं अपन 2017 के पीवाईक्यूज़। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो किस किस के बीच में डिफरेंस के संबंध क्या है, डिफरेंस के संबंध के बारे में बताना है। ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच में। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिरशाण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये बात तो बिल्कुल सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र और लोहे का ज्ञान था। भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा शायद। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी इतनी नहीं थी। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, आंसर अपना सही है। क्लियर। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं अपन। ऋग्वैदिक आर्य कवच तथा शीर्षाण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध का वर्णन है, जो रावी परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया था। ये कौन सा युद्ध था? ये रावी नदी के तट पर दासराग्य का युद्ध। ओके। ऋग्वेदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, अयस यानी तांबे तथा कांस्य के लिए प्रयुक्त होता है से परिचित थे। ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। क्लियर। ऋग्वेदिक आर्यों को घोड़े का ज्ञान था, उन्होंने उससे पालतू बना लिया था। इसके साथ वे गाय, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी से भी परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे तथा उनके द्वारा कवच और शीर्षाण के उपयोग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी के लोग कांसे यानी तांबा प्लस टिन से मिलकर क्या बना होता है? कांसा से परिचित थे। वे सोने से भी परिचित थे, लेकिन लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे, लेकिन वे घोड़े से परिचित नहीं थे। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये 2013 में भी पूछा गया है, जो अपन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। मणिपुरी संकीर्तन सोचने पे तो लगता है भाई गीत और नृत्य का प्रदर्शन होगा। केवल करताल यानी सिंबल की वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। भाई ये एकमात्र ऐसा वर्ड आता है ना, ये यूपीएससी को हमेशा हिला के रख देता है। शायद ये गलत है इस वजह से, क्योंकि ये एक्सट्रीम वो हो जाती है, स्टेटमेंट हो जाता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए भाई मणिपुर में किया तो जाता था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 और 3 यानी बी। देखते हैं आंसर। या राइट। वाओ। मणिपुरी संकीर्तन एक मणिपुरी अनुष्ठान है जो ढोल वादन, गायन तथा नृत्य कला का रूप है। मणिपुर के मैदानों में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा ये किया जाता था। उनके जीवन में धार्मिक त्योहारों व उत्सवों को मनाने के लिए की जाने वाली कलाओं का संग्रह है। इसमें गायक तथा नृत्यक भगवान कृष्ण के जीवन लीलाओं को नृत्य तथा गीतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ढोल, ड्रम तथा झांझ वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अतः स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। यूनेस्को ने वर्ष 2013 में इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में लिया था। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था?
तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त तो भाई अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये दोनों रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। पढ़ते हैं इनके बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था, सर्वप्रथम कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को 1792 ईस्वी में मद्रास में 12 महल में लागू किया था। 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने मद्रास के शेष भाग तथा जनरल एलिफिंस्टन ने मुंबई प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया। क्षेत्र, यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम एवं सिंध आदि क्षेत्रों में लागू थी। ब्रिटिश भारत का 51% इसमें पार्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था जहाँ जहाँ लागू थी वहाँ 51% था। इस व्यवस्था में किसान भूस्वामी होते थे। इसमें लगभग 33% से 55% भू राजस्व अदा करते थे। गोल्ड स्मिथ विंगेट मुंबई सर्वे सिस्टम के जनक भी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है। अन्य बंदोबस्त स्थायी और महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था जॉन सॉर, फिलिप फ्रांसीसी, जोनाथन डंकन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस लो आदि इस बंदोबस्त से जुड़े हुए थे। क्षेत्र कौन सा था? यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक, ब्रिटिश और भारत का टोटल कितना 19% में लागू थी। इसमें जमींदारों को भूस्वामी माना गया। सूर्यास्त कानून इसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था, ये किसने स्टार्ट करी? हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, जेम्स थॉमसन जुड़े हुए थे इससे। क्षेत्र, महलवाड़ी व्यवस्था में उत्तरी पश्चिमी प्रांत, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब की कुछ हिस्से, लगभग 30% भाग इसमें शामिल था महलवाड़ी में। ओके, क्लियर। इसमें भूमि का मालिक भूमि के कई संपूर्ण ग्राम महल को माना गया था। ठीक है भाई, क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो ये व्यापार विवाद अधिनियम, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दिया है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, अधिकरणों या ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली और तथा हड़तालों पर रोक। तो भाई अधिनियम है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ये किसका उपबंध करता है? तो ये करता है भाई अधिकरणों या ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली और हड़तालों पर रोक। पढ़ते हैं इसके बारे में। 1929 का ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट मुख्य उद्देश्य व्यापार विवादों की जांच, निपटान की न्यायालय ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करना था। इस एक्ट के द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में पहले नोटिस दिए, बिना हड़ताल तालाबंदी पर रोक लगा दी ताकि मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन का भाग बनने से रोका जा सके। तो इस एक्ट का उद्देश्य तो क्या था? व्यापार विवादों की जांच करना, निपटान के न्यायालयों की स्थापना करना, और इस एक्ट द्वारा क्या किया गया? सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में पहले से ही नोटिस दिए बिना हड़ताल तालाबंदी पर रोक लगा दी ताकि मजदूर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ही न ले सके। ठीक है। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में जब बम फेंका था, उस समय वहाँ ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। फैक्ट्री एक्ट 1881, तो ये मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। ऐसा कुछ हो सकता है क्या उस टाइम? मुश्किल लगता है। N.M. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो भाई ये होंगे मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी, तो इसमें स्टेटमेंट बी सही है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। फैक्ट्री एक्ट 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम गवर्नर रिपन के काल में पारित हुआ। प्रावधान, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम करने पर निषेध। 7 से 12 वर्ष के बच्चों को केवल 9 घंटे तक का कार्य करवाया जा सकता है। बच्चों को महीने में 4 अवकाश अनिवार्य।
खतरनाक मशीनों की तारबंदी की जाए। इस एक्ट में मजदूर संघ व मजदूरी निर्धारण से संबंधित प्रावधान नहीं थे, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है 1890 में NM लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उन्होंने मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना करी। यह भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। इन्होंने दीनबंधु नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया था। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन मद्रास मजदूर संघ की स्थापना राम नजलू नायडू जी चेलवापत्ती चेट्टी और BP वाडिया ने की थी। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद की टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भाई काफ़ी अच्छा पेपर है भाई पूरा। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ठीक है, बटलर कमेटी जिसका गठन कब हुआ? 1927 में। देसी राज्यों में सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंधों की जांच हेतु गठन। कमेटी ने क्राउन की सर्वोच्चता बरकरार रखने का सुझाव दिया। गवर्नर जनरल को देसी राज्यों के मामलों में निपटते समय वायसराय क्राउन एजेंट की भांति कार्य करते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। तो भाई ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, नो डाउट। बाकी तो पता नहीं, तो थर्ड तो है ही है, लेकिन इससे का आंसर नहीं आ सकता। बट इसका आंसर है भाई 1 और 3, यानी राधाकांत देव भी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। पढ़ते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लैंड होल्ड्स सोसाइटी 1838 भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था तथा बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843 को मिलाकर 31 अक्टूबर 1851 को स्थापना। प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव, सदस्य देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियाट इसका मुखपत्र था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा स्थापना 1884 में वीर राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने की थी। इंडियन एसोसिएशन स्थापना जुलाई 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 में भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा बर्खास्त। ICS में बर्खास्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वहीं 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। भारतीय नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन यानी वो क्या बोलते हैं पोर्ट था? तो भाई ये था शायद मोटुपल्ली। आई थिंक काकतीय में तो मोटुपल्ली था। पढ़ते हैं इसके बारे में। मोटुपल्ली काकतीय साम्राज्य कल्याणी के चालुक्यों के भग्नावशेष पर वारंगल में काकतीय द्वार समुद्र में होयसल तथा देवगिरी में यादव साम्राज्य की स्थापना हुई। यादव साम्राज्य की शुरुआत हुई। रुद्रमा देवी यहाँ की प्रसिद्ध शासिका थी। मार्को पोलो वेनिस के यात्री ने रुद्रमा देवी की सराहना की थी। ये उसी टाइम आया था। 1323 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रताप रुद्रदेव को हराकर काकतीय राज्य पर कब्जा कर लिया। मोटुपल्ली बंदरगाह काकतीय साम्राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पतन था। मार्को पोलो ने भी इसका वर्णन किया हुआ है। मछलीपट्टनम, इसे मछलीपट्टनम और बंदर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का एक शहर है। प्राचीन बंदरगाह शहर 16वीं शताब्दी के यूरोपीय व्यापारियों के निपटान के रूप में कार्य करता था। यह शहर कम से कम 3री शताब्दी ईसा पूर्व सातवाहन काल से अस्तित्व में है। टॉलमी के अनुसार इसे मैसोलोस के नाम से भी जाना जाता है। एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस ने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में इसे मशालिया कहा था। गोलकुंडा साम्राज्य के कुतुबशाही राजाओं के अधीन प्राथमिक समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। क्लियर?
आगे अगला क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, स्रोतांतरिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। समितीय और स्रोतांतरिक जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि हिग्विस यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं? तो स्टेटमेंट 2 सही है कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि हिग्विस फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। स्रोतांतिक और समितीय बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, ना कि जैन धर्म के। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन हो गया। हीनयान इसके अनुयायी बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, ना कि भगवान। हीनयान का आदर्श अरहत था। क्या है? अरहत है। कालांतर में हीनयान वैभाषिक और श्रोतांतरिक में बट गया। वैभाषिक मत के आचार्य वसुमित्र बुद्धदेव धर्मजात और धर्मकीर्ति थे। श्रोतांतरिक के आचार्य कुमारलब्ध, श्रीलाम, यशोमणि, सर्वास्तिवाद अर्थात सभी सिद्धांत मौजूद हैं। वह जो 3 समय अवधि भूत, वर्तमान और भविष्य के धर्मों के अस्तित्व की पुष्टि करता है, सर्वास्तिवादी कहलाता है। यानी हिग्विस यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। समितीय भारत के 18 प्रारंभिक बौद्ध विद्यालयों में से एक थे और वात्सीपुत्री संप्रदाय की एक शाखा थी। अपने पूर्ववर्ती की तरह वह व्यक्ति संस्कृत पुद्गल को स्कंदों के वाहक के रूप में दावा करता है और इस तरह पुद्गलवाड़ा स्कूलों का एक प्रतिनिधि संप्रदाय है। महायान, इन्होंने बुद्ध के नियमों को समयानुसार परिवर्तित किया और ये बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। कालांतर में ये महायान कहलाए। ठीक है, यह शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका पुस्तक लिखी। विज्ञानवाद की स्थापना मैत्रेयनाथ ने की थी। चलो क्लियर, महायान और हीनयान के बारे में हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये निर्दिष्ट करता था प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में विभक्त कर दिया था। इसके बारे में वर्णन अपन पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ पे है? बोधिसत्व पद्मपाणि की, ये शायद 17वीं गुफा में, अजंता में। ठीक है, अजंता में है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वह व्यक्ति है जिसने सभी सत्वों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बौद्धिचित्त, एक सहज इच्छा और करुणापूर्ण रवैया विकसित किया है। यह एक महायान बौद्ध विचार है जो सार्वभौमिक मुक्ति पर विश्वास करता है। बुद्ध को अपने पूर्व जन्मों में बोधिसत्व माना जाता था, जैसा कि जातक कथाओं में माना गया है, और कहानियाँ बोधिसत्व के आत्म बलिदान और धार्मिकता जैसे गुणों को अपनाने के विषय विभिन्न प्रयासों को चित्रित करती हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में 9, 10, 19, 26 नंबर की गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं। शेष 25 गुफाएं क्या हैं? विहार। 8वीं से 13वीं गुफा तक की 6 गुफाएं हीनयान संप्रदाय की हैं। गुफा संख्या 17 को राशिचक्र गुफा या चित्रशाला कहा जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र माता और तथा शिशु का है। अधिकतर चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, जैसे महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण के दृश्य आदि। बोधिसत्व पद्मपाणि वज्रपाणि के चित्र अजंता की गुफा में हैं। बाघ गुफाएं बघनी नदी मध्य प्रदेश पर स्थित, यहाँ कुल 9 गुफाएं हैं। वर्तमान में केवल गुफा संख्या 4 और 5 सुरक्षित चित्र हैं, जिन्हें रंग महल कहते हैं। गुफा संख्या 2 पांडव गुफा तथा गुफा संख्या 3 हाथीखाना कहलाती है। एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित कुल गुफाएं 34, 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म और बाकी बची हुई जैन धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं। नेक्स्ट है बादामी गुफाएं।
बागलकोट जिला कर्नाटक में स्थित हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, जो कि 6वीं शताब्दी की है। बादामी चालुक्य साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ कुल 4 गुफा मंदिर हैं। प्रथम गुफा में भगवान शिव नटराज को समर्पित तथा दूसरी गुफा में भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का संरक्षक दिखाया गया है। तीसरी गुफा में भगवान विष्णु को नरसिंह या वराह हरिहर शिव विष्णु के केरल में चिन्हित किया गया है। चौथी गुफा जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। अजंता की ये गुफाएं हैं जिनके गुफा नंबर और चित्रों के विषय हैं। बैठी स्त्री का चित्र किसमें है? 9th में। पुजारियों का दल का स्तूप की ओर जाते हुए चित्र 9th में। जातक कथाओं का चित्र 10th में। स्त्रियों से घिरे राजा के जुलूस का चित्र 10th में। उपदेश सुनते भक्तगण 16th में। गौतम बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य 16th में। मरणासन राजकुमारी 16वीं गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र 16th में। महाहंस जातक कथा का चित्र जिसमें राजा स्वर्ण हंस से कथा सुन रहा है 17th में। राहुल समर्पण का चित्र, बुद्ध का गृह त्याग का चित्र 17th में। मार विजय का चित्र 26th में। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की सभा में आए फारसी नरेश खुसरो परवेज द्वितीय के दूत के स्वागत का दृश्य 1st में। बोधिसत्व पद्मपाणि व वज्रपाणि के चित्र 1st में। सांडों की लड़ाई 1st में। विदुर पंडित जातक का चित्र 2nd में। बुद्ध जन्म 2nd में। माया का स्वप्न 2nd में। झूला झूलती राजकुमारी 2nd में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपराएं हैं और समुदाय हैं। चलिहा साहेब उत्सव सिंधियों का, नंदा राजा जात यात्रा गोंडों का। तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड का मुझे नहीं पता। वारी वरकारी संथालों का, ये भी नहीं पता। तो भाई केवल एक ही सही है। चलो भाई ठीक है, ओके बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। परंपराएं और समुदाय। चलिया साहेब उत्सव सिंधी समुदाय का है। नंदा राज जात यात्रा उत्तराखंड के कुमायूं तथा घेड़वाल क्षेत्र का। वारी वरकारी पंढरपुर महाराष्ट्र का। चलिया महोत्सव सिंधी पूजा भगवान झूलेलाल और चालीहा सिंधी समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। छैलो साहेब या चालीहा एक 40 दिन का त्यौहार है। 3 सप्ताह तक चलने वाली नंदा देवी राज जातक उत्तराखंड का एक तीर्थ और त्यौहार है जो 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। राजा चमोली गढ़वाल जिले में मनाया जाता है। आषाढ़ एक हिंदू माह एकादशी चंद्रमा का 11वां दिन में लगभग 250 किलोमीटर चलने के बाद वारकरी कहे जाने वाले हजारों लोग आलंदी और देहू से पंढरपुर पहुंचते हैं। वे पवित्र गीत गाते संतों की पादुकाओं को लेकर पालकियों के साथ चलते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन पंढरपुर के देवता विठोबा विट्ठल देव के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। पंढरपुर भारत के महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। महाराष्ट्र धर्म 2 समुदाय में विभाजित था। वारकरी ये विठोबा के सौम्य भक्त थे। ये अधिक भावुक तथा सैद्धांतिक थे। प्रमुख संत ज्ञानेश्वर नामदेव तुकाराम और धरकरी ये रामदास पंथ के अनुयायी थे। ये अधिक व्यवहारिक तथा तार्किक थे। मुख्य देवता रामदास तथा एकनाथ इसी संप्रदाय से थे। पंढरपुर के बारे में यूपीएससी 2019 में पूछ लिया गया था। इन संतों के बारे में विस्तार से भाई पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं? तो अर्शवल्ली और अमरकंटक ओमकारेश्वर। तो सूर्य मंदिर तो भाई अर्शवल्ली है। ओके ठीक है। अर्शवल्ली ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। सूर्य मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में कलिंग के गंग शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा करवाया गया था। यह एक पूरी तरह जगन्नाथ मंदिर की तरह कलिंग वास्तुकला की रेखा देउल शैली में बनाया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ओडिशा की मंदिर वास्तुकला की कलिंग शैली कहलाने वाले उनके अद्वितीय प्रतिनिधित्व के लिए पूरी तरह से एक अलग श्रेणी से मेल खाती हैं। यह शैली मोटे तौर पर नागर शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कलिंग वास्तुकला में मूल रूप से मंदिरों को 2 भागों में बनाया जाता है, एक मीनार और एक हॉल
टावर को देउल और हॉल को जगमोहन कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर: कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात, मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर, ग्वालियर का सूर्य मंदिर कटरामल सूर्य मंदिर उत्तराखंड, सूर्य पहाड़ मंदिर असम, सूर्य नारायण मंदिर डोमलूर कर्नाटक। कोणार्क सूर्य मंदिर पवित्र शहर पुरी के पास पूर्वी उड़ीसा में स्थित है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। यह सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। ठीक है भाई। इसे 1984 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 कतारें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहिए एक दिन में 24 घंटों को प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ कहते हैं 12 महीने को। कहा जाता है कि 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में यूपीएससी 2022 में भी पूछा। अमरकंटक ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये नर्मदा, सोन तथा जोहिला नदी सोन की सहायक का उद्गम स्थल है। ओमकारेश्वर ये मध्य प्रदेश में भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष, हाँ भाई ये सारे ही हुई तो थी। अच्छा, इनका ऑर्डर लिखना है तो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट आएगा। पढ़ते हैं अपन। शाही नौसेना विद्रोह RIN म्यूटिनी 1946। 18 फरवरी 1946 को RIN के सिंगल प्रशिक्षण के HMIS तलवार की 1100 भारतीय नाविकों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, बम्बई में विद्रोह कर दिया। विद्रोह के कारण निम्नलिखित विद्रोहियों ने यूनियन जैक की जगह कांग्रेस, मुस्लिम लीग व कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति 1942। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार कर अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील करी। उसी दौरान वृद्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वृद्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया और यह प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख गांधी जी ने नेहरू एवं मौलाना आज़ाद के सहयोग से तैयार किया। प्रस्ताव का समर्थन सरदार पटेल ने किया था। वृद्धा प्रस्ताव को मंजूरी बम्बई में दी गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा अरुणा आसफ अली ने फहराया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव वृद्धा में 14 जुलाई 1942 को रखा गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव बम्बई में 8 अगस्त 1942 को रख भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को बम्बई में प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन का कार्यक्रम: गांधी जी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को दिए गए निर्देश निम्न प्रकार से थे। सरकारी सेवक त्यागपत्र नहीं दें, किंतु कांग्रेस में अपनी राजभक्ति प्रकट करें। सैनिक अपने सहयोगियों व भारतीयों पर गोली न चलाएं। छात्रों को यदि उनमें आत्मविश्वास हो तो शिक्षा का बहिष्कार करने का व स्कूल कॉलेज त्यागने का सुझाव दिया गया। किसान: सरकार समर्थक जमींदारों को लगान अदायगी बंद कर दे। सरकार विरोधी जमींदारों को पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करें। देशी रियासतों के लोगों को तभी सहयोग करें जब वे सरकार के विरोधी हों। देशी रियासतों के शासक प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें व प्रजा से सहयोग करें। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी को बम्बई से गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित आगा खां प्लेस पूना में रखा गया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। गतिविधियां: राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन,
अर्णो आसफ अली सुचेता कृपलानी ने भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में लगातार 3 माह तक हड़ताल रही, जिसे भारत का स्टालिनग्राद कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिनलिथगो वायसराय थे। उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। उड़ीसा के तालचर में भी समानांतर सरकार बनी। तामलुक में एक विद्युत वाहिनी का भी गठन हुआ। सतारा महाराष्ट्र में न्यायदान मंडलों, जन अदालतों का गठन, गांधी विवाहों का आयोजन व शराबबंदी अभियान भी शुरू किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन के जेम्स प्लेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया व अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। इस समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवासन शास्त्री, जिन्ना मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली, डॉक्टर अंबेडकर आदि। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। गांधी इरविन समझौता 1931। 5 मार्च के बाद कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बेगम शहनवाज सुब्बारायन आदि महिलाओं ने भाग लिया व महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन भी सेंट जेम्स प्लेस में हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में 32 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसकी अध्यक्षता भी रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। उस समय वायसराय वेलिंगटन था। भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भाई 2021 कई ईयर्स में पूछा गया है। तो ये था आज पूरा का पूरा पेपर 2017 का जो आपने कंप्लीट किया। और इसकी अगर आपको बुक चाहिए धर्मेंद्र जी जाखड़ सर के लिंक से आप ले सकते हैं, और खुद से रीडिंग लगाना चाहें तो बुक ले सकते हैं, वरना ये कहानियाँ सुन ही सकते हैं। जैसे मैं रीडिंग लगा रही हूँ, इसलिए लगा रही हूँ ताकि वापस से मेरे को सुनने पर मेरी रामकथा मेरे को याद हो जाए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।